ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ओके फाइन, चलो जी, बहुत बढ़िया जी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमारा खत्म हो गया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स, ठीक है। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है लिमिट्स। ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शन हो गया, लिमिट्स हो गया, ये सब वन ऑफ द, मतलब तुम कह सकते हो कि इसके बिना हमारे पूरे कैलकुलस में काम नहीं चलेगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। आर एस वन, जस्ट कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो लिमिट्स में क्या है कि पहले तो देख लेते हैं लिमिट्स का मतलब क्या है। तो देखो भाई, लिमिट्स का प्रोफेशन होता है ऐसे, ठीक है। जस्ट हाँ, देखो भाई, लिमिट को हमने डिनोट ऐसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन। अब लिमिट होता क्या है, तो बेसिकली लिमिट होता है कि द वैल्यू, ठीक है, टुवर्ड्स व्हिच ए फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस और it takes whenever x approaches to a, ठीक है। ये मतलब अभी समझेंगे थोड़ी देर में, बट थोड़ा ध्यान से देखते रहो। कह रहे हैं कि द वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच फंक्शन, कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स अप्रोच है, जिस वैल्यू की तरफ जाएगा, और इट टेक्स व्हेनेवर x अप्रोचेस टू a, ठीक है। इसको भी अभी देखेंगे इसका मतलब क्या है। पहले हम इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, जैसे डेफिनेशन के तौर पे जैसे मान लिया सिस्टम में, ठीक है। देखो, यस, तो क्या हुआ यहाँ पे कि पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कुछ डेफिनेशन, और जैसे पहला इसमें डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, LHL। तो इसमें भी डेफिनेशन क्या रहेगा, द वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच अ फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस, ठीक है, y बराबर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस, डेफिनेशन वही है सेम, अप्रोचेस और इट टेक्स, ठीक है, इफ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्या समझ में आ जाए थोड़ी देर, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसका नोटेशन होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ऐसे लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। और आरएचएल में क्या होगा, अब तुम ऐसे सोचो कि जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, इसमें जो एक्स बराबर ए है, ये वाला पॉइंट है, मतलब ये हमारा कुछ कोई पॉइंट होगा, मतलब इसको ए बोल देते हैं, एक्स बराबर ए मत बोलो, ए लिखो इसमें। हाँ, मान लो ये ए है, ठीक है। और ए की तरफ अगर हम नंबर लाइन पे एक्स को मूव कराएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे फंक्शन का टेंडेंसी क्या होगा, किस नंबर की तरफ जाने का है, या तो जा रहा होगा नंबर की तरफ, या किसी नंबर को पिक कर रहा होगा, दोनों बातें होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम लॉजिक से अगर हमारा राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो उसमें भी क्या होगा कि y बराबर एफ ऑफ एक्स जो होगा वो अप्रोच करेगा, अप्रोचेस, ठीक है, अप्रोचेस और इट टेक्स, या तो अप्रोच करेगा या कोई ना कोई वैल्यू लेगा, ठीक है, और इट टेक्स, ठीक है, और इट टेक्स इफ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या देना तुम लोगों को कि ये हमारा जो है,
ये रहा ए वाला पॉइंट। अब इस बार ए की तरफ राइट साइड से आना है, ए से दूर नहीं भागेंगे, ए की तरफ आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे सोचो कि, ठीक है, उससे पहले हाँ, तो होता क्या है कि थर्ड पॉइंट, अगर मान लिया कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा इसका नोटेशन क्या होगा, इसका नोटेशन हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, वहां पर हमने ए माइनस लिखा था लेफ्ट हैंड लिमिट में, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अगर मान लिया कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाता है, और दोनों बराबर भी कैसा होना चाहिए, फिनाइट वैल्यू के बराबर। और वैसे बराबर का मतलब वही होता है, वैसे तो फिनाइट वैल्यू ही होना चाहिए। अगर फिनाइट वैल्यू नहीं है तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि वो हमारा लिमिट जो है उसने कुछ वैल्यू ले है, ठीक है, उसने कुछ फिनाइट वैल्यू होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो गया, देन ओनली जो हमारा लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए विल एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद जाकर के क्या करना है तुम लोगों को, कि दोनों का वैल्यू देखना है कि क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं। अगर तो दोनों वैल्यू बराबर आ गया और वो फिनाइट वैल्यू के बराबर आए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स विल एग्जिस्ट, ठीक है, दिस विल एग्जिस्ट। और इसका जो वैल्यू होगा वो यही वाला फिनाइट वैल्यू जो तुम्हारा आंसर आया है वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो हमें एक चीज तो यहाँ पे पता चल गया, क्या पता चल, कि जो हमारा लिमिट होता है, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है, सपोज करो लेट से ये लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, तो उसमें दोनों चीजें होंगी, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगा और राइट हैंड लिमिट भी होगा। अगर ग्राफ दोनों साइडेड है, फोर साइडेड है, तो फिर तो दोनों दोनों वैल्यू आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को मिला करके लिमिट बनता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जैसे मान लो, अब जैसे ग्राफ इधर ऐसे है, जैसे मान लो ये हमारा x बराबर a है, और इधर लेफ्ट में भी ग्राफ है और राइट में भी ग्राफ है, राइट में भी ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगा और राइट हैंड लिमिट भी निकलेगा, दोनों साइड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो वन साइडेड ग्राफ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा एल एन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो y हो गया x हो गया, ठीक है। अब जीरो वाले पॉइंट को देखो, ये जीरो वाला पॉइंट है, तो इसमें क्या होगा कि अब जीरो के लेफ्ट में तो ग्राफ ही नहीं है। जीरो के लेफ्ट में ग्राफ नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा जीरो के लेफ्ट में जाने पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर वन साइडेड ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर, अब तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा ही नहीं, तो हाँ तो नहीं आएगा, तो आना भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि फंक्शन तो लेफ्ट में डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली आरएचएल निकालेंगे। जैसे अगर मेरे से कोई पूछता है कि इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू क्या हुआ, तो हम जीरो की तरफ सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड से आ सकते हैं, तो आरएचएल निकालेंगे और वो हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, ठीक है। और वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और वो अगर फिनाइट वैल्यू के बराबर हो गया तो वही उसका लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, समझाया। जीरो जीरो पर इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है। ऐसे ही अगर मान लो सिर्फ लेफ्ट में ग्राफ है, राइट में ग्राफ ही नहीं है, जैसे मान लो ये वाला केस, जैसे ग्राफ ऐसा कुछ करना है, जैसे लेट्स से ये है ये, और ग्राफ मेरा कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, इसका राइट में ग्राफ ही नहीं है। तो इस बार हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो इस बार हम सिर्फ एलएचएल निकालेंगे और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस निकाल के काम चल जाएगा। अगर ये फिनाइट वैल्यू आ गया तो समझ जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये बोथ साइडेड ग्राफ के, इधर भी ग्राफ है इधर भी ग्राफ है उसके लिए, ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब होता क्या है कि अब ये सारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन अभी तक हमने क्या क्या देखा कि लिमिट का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच अ फंक्शन y बराबर f ऑफ x अप्रोचेस, या तो अप्रोच करेगा और इट टेक्स व्हेनेवर x अप्रोचेस टू 3, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या समझाया कि द वैल्यू टुवर्ड्स y बराबर f ऑफ x अप्रोचेस और इट टेक्स इफ x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ कि x ये जो a है, a वाला पॉइंट है, उसकी तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लो मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, सबसे जैसे अभी मैं सिंपल एक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट करके देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और होल डिवाइड बाय एक्स माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, खैर तुम लोग को आता भी होगा अच्छे से, 11th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि x टेंडिंग टू -2, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज किया, ये x+2 हो गया और ये x-2 हो गया। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या हम ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं? तो तुमको याद होगा कि मैं तुमको बताया था ये चीज कि मान लो कभी भी कोई फंक्शन मुझे दिया होगा, जैसे मान लो f(x) मुझे दिया हुआ x² - 4x-2, तो इसको हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे x-2 और x+2, ठीक है, और डिवाइड बाय x-2। तो 10th क्लास में हम इसको बिना कुछ सोचे समझे कैंसिल कर देते थे, बट 11th और 12th क्लास में जब हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे हमें एक फैक्ट और यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा कि x जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 के बराबर हो गया तो फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उस केस में तुम्हारा डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो फैक्टर है, ये x-2 वाला जो फैक्टर है, इसको कैंसिल तभी कर पाओगे जब इस बात को इंश्योर करोगे क्या कि तुम्हारा x जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 के बराबर है तो फिर हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि तुमने यहाँ पे कैंसिल क्यों किया, यहाँ पे कैंसिल क्यों किया? तो यहाँ पे तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो होता क्या है कि ये हमारा नंबर है, नंबर लाइन है ये दो। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या समझाया, जैसे मैं पहले एलएचएल की बात करता हूँ, एलएचएल, ठीक है, एलएचएल की बात करूंगा तो वहां पर x को मैं 2 की तरफ लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर मैं टेबल बना के तुमको दिखाऊं, जैसे ये टेबल है, ये मेरा x है, ठीक है, और ये मेरा f(x) है, ठीक है। तो नंबर में कैसे लूंगा, नंबर लूंगा 1.9, 1.99, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? फिर 1.999, फिर लूंगा मैं 1.99999। तो क्या नजर आ रहा है कि x जो है वो मेरा 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, 2 की तरफ जा रहा है, 2 तक कभी पहुंचेगा नहीं, 2 कभी होगा नहीं वो, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब 2 2 की तरफ जा रहा है। ऐसे ही अगर राइट हैंड लिमिट की अगर बात करूं, यहाँ पे आ जाओ, लेट्स से दिस इज राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या समझाया था कि जिस पॉइंट की बात चल रही है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कौन से पॉइंट की बात चल रही है, 2 की बात चल रही है, तो 2 की तरफ राइट हैंड साइड से आना है, मेरे को आना है, 2 से दूर नहीं भागेंगे। तो मेरा नंबर कैसे लोगे, जैसे फिर से टेबल बना के दिखाता हूं, जैसे मान लिया ये हमारा x है और ये हमारा f(x) है, ठीक है। तो नंबर कैसे लोगे, नंबर लोगे तुम लोग ऐसे, जैसे मान लो 2.1 लिया, फिर 2.01 लिया, फिर 2.0001 लिया, फिर 2.0000, ऐसे करते चलेंगे। अब तुमको क्या दिख रहा है कि ये जो x है मेरा कहाँ की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब तुमको क्या नजर आया कि यहाँ पर x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, 2 कभी होगा नहीं, यानी कि यहाँ पर लिमिट, ये जो यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है x अप्रोचिंग टू 2, इसका मतलब कि x कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है। तो चाहे तुम राइट हैंड साइड से जाओ चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा, x कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कैन कैंसिल दीज टू फैक्टर्स। तो अब हमने कैंसिल किया, तो कैंसिल करके मेरा लिमिट इसमें कन्वर्ट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x+2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ये 2 उठा के पुट कर देंगे, कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है कि 2 यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। ये हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हम फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, दोनों बात में अंतर समझ। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि f(x) मुझे x+2 दिया हो, ठीक है, तो f(2) का वैल्यू क्या होगा? तो f(2) का मतलब हुआ कि यहाँ पर सीधा सीधा x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 रख लो उठा करके, तो 2 + 2 कहाँ हो गया, 4, तो यहाँ पर एग्जैक्ट 4 आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। और ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे 2 उठा के पुट कर देते हैं हम लोग, तो वो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ तो चलो सेटिस्फाई कर जाएगा, बट और हर केस में ऐसा नहीं होगा, उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। पहले लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर x जो है वो 2 यहाँ पे उठा के रखना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब होगा क्या, अब जैसे मैं दोबारा से तुमको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये तो नहीं हो चले, यहाँ पे फोकस करो। हाँ, हुआ क्या कि जैसे x अगर मेरा 2 की तरफ जा रहा है, अब तुम ऐसे सोचो कि x अगर मेरा 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो x+2, अब मेरी टेंडेंसी, मेरा फंक्शन ये है x+2, वो कहाँ की तरफ जाएगा? तो जैसे यहाँ पे ये मैंने x का वैल्यू 1.9 लिया, तो f(x) का काम यहाँ पे कर रहा है x+2,
तो कितना हो जाएगा, ये 3.9 हो गया, ये 3.99 हो गया, ये 3.999 हो गया, ये 3.9999 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे यहाँ पे आ जाओ, एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया x+2, तो यहाँ पर 2.1 प्लस 2 4.1 हो गया, ठीक है। फिर हो गया 4.01 हो गया, फिर 4.001 हो गया, फिर 4.0000001 हो गया, ठीक है। अब तुम देखो पैटर्न, देखो पैटर्न तुमको क्या कह रहा है कि अगर मेरा एक्स अगर 2 की तरफ जा रहा है तो मेरा एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है तुमको, तुमको आइडिया लग गया होगा कहाँ जा रहा है भाई, ऑफकोर्स 4 की तरफ जा रहा है। 4 तक कभी पहुंचेगा नहीं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आ रहा है तुमको? मतलब कुछ लोग होते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को आपस में मर्ज कर देते हैं, तो ये चीज डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर हम एग्जैक्टली 2 रख रहे हैं, यहाँ पर एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, दोनों में अंतर है भाई। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा ये बात बोलता है कि एक्स बराबर 2 यहाँ पर उठा कर रखो, इसका मतलब उसको लिमिट का कुछ आता पता नहीं है उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि भाई ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये कहाँ की तरफ गया है, 4 की तरफ गया। ऐसे यहाँ पर भी 2.1 रखा तो 4.1 हुआ, ये 4.01 हुआ, ये 4.001 हुआ, ये 4.0001 हुआ। ये किसके क्लोज जाता दिख रहा है? ऑफ कोर्स 4 की तरफ जा रहा है। तो अगर मेरा एक्स चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से गया तो भी 4 की तरफ गया, चाहे राइट हैंड साइड से गया तो भी 4 की तरफ गया। तो तुमने क्या देखा यहाँ पे कि किस नंबर को, जो हमने डेफिनेशन लिखवाया था वहां पर, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या डेफिनेशन लिखवाया था कि y बराबर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस, मतलब किस नंबर की तरफ जा रहा है, व्हेन एवर एक्स टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर तुमको किस नंबर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो नंबर है वो हमारा आंसर हो। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस x+2, ये कितना आंसर देगा, 4। ऐसे ही यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस x+2, तो ये आंसर कितना देगा भाई, 4 देगा। तो यहाँ पर तुमने क्या देखा कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों बराबर हो गया, दोनों एक ही फिनाइट नंबर के बराबर आया, 4 के बराबर आया। इसीलिए हमारा जो लिमिट, जो क्वेश्चन पूछा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, और ये वाला स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन चलता हुआ आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x-2, इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, लॉजिकली समझ में आया क्या हो क्या रहा है, इंटरनल मैकेनिज्म। आगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? ठीक है, हाँ जी बता दो भाई जल्दी जल्दी, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो बताया, एम आई राइट? मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अगर अब देखो तुम बोलोगे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में अंतर क्या है भाई, तो उसका अंतर भी अब देखो, एक तो कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है कि एक्स बराबर 2 रख दिया सीधा सीधा उठा करके, हम 2 नहीं रख रहे। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक्स को 2 की तरफ लेकर के जाएंगे तो मेरा फंक्शन कहाँ की तरफ जा रहा है, किस किस नंबर की तरफ जा रहा है, ये हमारे लिए काम का चीज है, वो हमारा आंसर होगा। तो अगर तो फिनाइट नंबर की तरफ जा रहा है तो फिर तो बहुत ही आसान है, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इनफाइनाइट नंबर चला गया, जैसे मान लो किसी केस में ऐसा होता है इन्फिनिटी की तरफ चला गया, प्लस इन्फिनिटी चला गया, या माइनस इन्फिनिटी चला गया, या कुछ केस में ऐसा होगा कि पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा फिनाइट नंबर आएगा, तो फिर उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलो जी, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अभी मैं तुमको बता रहा था कि फंक्शनल वैल्यू इज डिफरेंट थिंग और लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट। तो जैसे मान लो मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन, कि मैंने पूछा कि इवैल्यूएट करो इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर तुमको लिमिट कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि x बराबर 2 उठा के पुट करें, जैसा कि हम करते आए। तो उन बच्चों के हिसाब से आंसर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 विल बी 2। तो उनका आंसर हो गया ये। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ है, ये गलत आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, और ये रहा हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। और रही बात राइट हैंड लिमिट की, कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हमारा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा एक्स और ये रहा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब 2 की तरफ जाना है मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड से जाना है। ऑफ कोर्स नंबर कैसे आएंगे, 1.9 आएगा, 1.99 आएगा, 1.999 आएगा,
1.9999 ऐसे करते चले जाओ। ये नंबर तुमको कहा जाता हुआ दिख रहा है 2 के तरफ। अब x अगर 1.9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा? ऑफ कोर्स 1 होना चाहिए। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1। तो इस बार क्या हुआ, यही यही स्टार्टिंग से डेफिनेशन लिखवा है कि इस बार कोई वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेफिनेशन क्या लिखवाया था, द वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच ए फंक्शन अप्रोचेस, पहला लाइन तो ये बताया था, और इट टेक्स, या तो ये वैल्यू की तरफ जाएगा या लेगा। तो यहाँ पर कहीं जा नहीं रहा, यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू को पिक कर रहा है। कौन सा वैल्यू को पिक कर रहा है भाई? सीधे सीधे कौन सा वैल्यू को पिक कर रहा है? 1 को पिक कर रहा है। तो यही हमारा लिमिटिंग वैल्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया भाई? 1। चलो यहाँ पे समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये रहा मेरा x और ये रहा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैंने नंबर्स लिए, इस बार मुझे 2 की तरफ जाना है लेकिन राइट हैंड साइड से जाना। तो मैंने नंबर्स लिया, 2.1 लिया, 2.01 लिया, 2.001 लिया, फिर 2.00000 एंड सो ऑन। इस बार तुमको नंबर कहा जाता हुआ दिख रहा है 2 की तरफ लेकिन राइट हैंड साइड से। तो अगर x मेरा 2.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 के बराबर होगा। ये 2 के बराबर होगा, फिर अगेन ये भी 2 के बराबर होगा, ये भी 2 के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी बोलो भाई, किसी बच्चे को कुछ डाउट तो नहीं है ना भाई? बता दो भाई। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा था, वेरी गुड। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि इस बार हमारा राइट हैंड लिमिट जो है वो इसी नंबर को पिक कर रहा है। इस बार कहीं जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है ये नंबर, इस बार सीधा सीधा उसी नंबर को पिक कर रहा है। तो दैट्स वाई राइट हैंड लिमिट कितना हो गया भाई? इस बार हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया 2 के बराबर। समझ में आ रहा है क्या? तो 2 के बराबर हो गया तो तुमने क्या देखा, यहाँ पे वापस से आ गया। तो तुमने क्या देखा यहाँ पे कि तुम्हारा जो है लेफ्ट हैंड लिमिट वो तो 1 के बराबर है, तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। दोनों बराबर तो आया नहीं, ये 2 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, बहुत गड़बड़ हो गया। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया? तुमको समझ में आया कि यहाँ पर जो हमारा लिमिट है x टेंडिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आंसर क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब समझ में आया क्या होता है लिमिट को? और अगर किसी बच्चे ने ये नहीं पता है उसको, तो वो क्या करेगा? वो अगर ये काम कर रहा है, मतलब ध्यान से देखो। हाँ, हाँ, उसने क्या किया कि यहाँ से 2 उठा के यहाँ पे रख दिया और उसका आंसर कितना आ गया? 2। जबकि आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर वही बच्चा ये काम कर रहा है कि ये 2 उठा के रख दो, तो इसका मतलब उसको लिमिट का कुछ अता पता है, उसको लिमिट का एबीसीडी भी है। समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये चीज में ध्यान रखें। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने एक रिजल्ट क्या बताया? रिजल्ट ये बताया कि फंक्शनल वैल्यू इज डिफरेंट थिंग। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन निकलेगा कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग। मतलब ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट पर, अभी इस बात को प्रूफ करेंगे लिमिटिंग। ठीक है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग। कोई कोरिलेशन नहीं है आपस में, कोई रिलेशन नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए और लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर जाए और दोनों बराबर भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। किसी केस में ऐसा होगा कि फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर आ जाए और लिमिटिंग वैल्यू ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू आ जाए, फंक्शन वैल्यू ना आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना आए। मतलब सारी पॉसिबिलिटी है। अब मैं एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी करके दिखा दूं। जैसे मान लो तुम ऐसे, इस बात को थोड़ा प्रूफ करते हैं। हाँ, अब सारे यहाँ पे ध्यान दो। जैसे ये मेरा y है, ये मेरा x, ठीक है, ये x इक्वल टू a है। मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे, ठीक है, ये वैल्यू मान ली, ठीक है, करेक्ट है। अब तुम ऐसे सोचो कि मान लीजिए कि x बराबर a की तरफ मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ, तो मुझे ग्राफ का ये वाला हिस्सा कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं x बराबर a की तरफ जाऊंगा तो y में ये वाला, मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ की तरफ जा रहा है? ऑफ कोर्स b की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब तुमको, जस्ट इसका मतलब कि तुमको ये समझ में आना चाहिए
कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारा क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। यहां से तुम देख सकते हो, ग्राफ से देखो भाई, यहाँ से जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ वो हमारा बी के बराबर हो गया। अच्छा, एक्स बराबर ए की तरफ अगर मैं राइट से आऊंगा तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा मुझे कवर करना पड़ेगा। इसकी टेंडेंसी भी किस नंबर की तरफ जा रही है, मतलब नंबर हम देखेंगे वाई में, तो नंबर कहाँ पर जा रहा है, बी की तरफ। तो आरएचएल भी क्या होगा, बी, किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो बी की तरफ अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब तुमने क्या देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया। दैट्स वाई लिमिट जो हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स, उसका वैल्यू कितना हो गया, बी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स बराबर ए पर जो वैल्यू आ रहा है वो भी किसके बराबर हुआ, बी के बराबर हुआ। तो फंक्शनल वैल्यू भी कितना हो गया इस बार, बी के बराबर हो गया। तो ये पहला केस हुआ जिसमें तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, दूसरा केस देखो, सारे केस में देखो। अब ग्राफ से भी देखना सीखो साथ में, ग्राफ से लिमिट कैसे देखते हैं। जैसे मान लो दोबारा डायग्राम बनाया, अब सिंपल है, मान लो मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है, ये सिंपल है, एक्स बराबर है, तो ऑफ कोर्स ये बी है मान लो। यहाँ पे अगर मैं एक्स बराबर ए की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा तो मुझे ग्राफ का ये वाला हिस्सा कवर करना पड़ेगा। इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जा रही है, अप्रोच करने की है, तो वो बी बी है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, बी के बराबर हो गया। राइट हैंड लिमिट भी सेम लॉजिक से तुम अपने आप देख सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे फॉलो बना रखा है, तो फॉलो से क्या मतलब है, किस नंबर की तरफ जा रहे हो वो उससे मतलब है बस। फॉलो का क्या यूज होगा अभी थोड़ी देर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर ए, राइट हैंड लिमिट भी कितना हो गया, बी के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू कितना हो गया भाई, लिमिटिंग वैल्यू हो गया हमारा बी के बराबर हो गया। अब हाँ, अब यूज क्या है इसका, एफ ऑफ ए निकालने। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल बना हुआ है। तो एफ ऑफ ए क्या हो गया यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट हो। ये दूसरा केस हुआ। दूसरा केस ये हुआ कि हमारा फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है क्या, ओके जी। तीसरा केस देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिसमें फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो वो वाला केस भी देखो, जैसे मैंने ऐसे बनाया, ग्राफ में अभी बना रहा हूँ, कंप्लीट करने को मेरे को, ठीक है। देखो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, जैसे ये है, दिस इज वाई, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ठीक है। अब मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, और ये हो गया, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब देखो, चलो इसका कुछ नाम देते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, और ये इसको बी बोल दिया, और इसको सी बोल दिया, और इसको ये वाला डार्क को डी बोल दिया, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे ए फंक्शन है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर एक्स बराबर ए की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो क्या ग्राफ को ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसा। तो इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जा रही है, मतलब जाने की है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑफ कोर्स, और सेम लॉजिक से राइट हैंड लिमिट का टेंडेंसी मतलब ग्राफ कैसे चलना पड़ेगा, तो इसकी टेंडेंसी इस नंबर की तरफ जाने की, सी की तरफ जाने की। तो आरएचएल हमारा सी के बराबर हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो तुम्हारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डी एंड। और अगर बात करते हैं एफ ऑफ ए की बात करें, तो एफ ऑफ ए के कोरिस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे देखो डार्क बना हुआ है, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा, डी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट कर गया लेकिन हमारा लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी एग्जिस्ट ना करे, मतलब कुछ भी पॉसिबल। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज करो, जैसे मान लो कि मैंने ग्राफ बनाया ऐसा कुछ, हाँ ये वाला ग्राफ, वाई है और ये एक्स है। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू, सॉरी ये पॉइंट की बात है। हाँ, ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ओके। ये उस लाइन को टच नहीं कर रहा है, मतलब ये इसको, इसके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, इसके बीच का भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो ध्यान से कि
एक्स बराबर ए की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ने पर ग्राफ मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। इसकी टेंडेंसी कहाँ की तरफ है? इन्फिनिटी की तरफ जाने की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ की तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है। और एक्स बराबर ए की तरफ राइट हैंड साइड से आओ तो इस ग्राफ पे इस वाले ब्रांच में चलोगे तो इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की है? इन्फिनिटी की तरफ। तो आरएचएल भी क्या हो गया? इन्फिनिटी। अब इसको मतलब इसमें मैंने स्टार्टिंग में वो चीज लिखवा दिया तुम लोगों को। क्या लिखवाया था कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फिनाइट नंबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, क्या बोलते हैं कि सर ये तो इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऐसा थोड़ी ना, इन्फिनिटी इज नॉट नॉट ए इनफाइनाइट, तो सॉरी फिनाइट नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनाइट नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर भी हमारा आंसर वही रहेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स क्या होगा आंसर भाई? डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राफ से तुम देख सकते हो कि हमारा जो है लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर, सॉरी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, साथ में अगर फंक्शन वैल्यू की बात करें तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया यहाँ पे एक्स एक्स बराबर ए पर कौन सा वैल्यू देगा, तो पता ही नहीं है, वो कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। एंड इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। एफ ऑफ ए भी क्या होगा आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे केसेस समझ में आया तुम लोगों को कि ये सारा कहानी है। तुम देख सकते हो कि इसमें सारा केस पॉसिबिलिटी कवर हो गया। मतलब फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन और दोनों बराबर भी हो गया। दूसरा केस हुआ जिसमें लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर गया, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तीसरा केस हुआ जिसमें लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करा लेकिन फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट कर गया। चौथा केस हो गया जिसमें दोनों का दोनों एग्जिस्ट नहीं था। ठीक है, तो सारा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कभी भी गलती से कभी भी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू को आपस में मिक्स नहीं करेंगे। मेरा ये कहने का सीधा लिमिटिंग वैल्यू इज सेपरेट थिंग, फंक्शनल वैल्यू सेपरेट थिंग, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, दोनों को मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मिक्स करोगे तो फिर इसका मतलब लिमिट तुमने ढंग से नहीं पढ़ा है। लिमिटिंग केस का तुमको मतलब ही समझ नहीं आया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पूरा आइडिया लग गया होगा कैसे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हाँ चलो एक और चीज, जैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कब करेगा, जैसे एक और चीज जैसे अच्छा जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x क्या होगा आंसर? तो कोई बच्चा इसका आंसर बताएगा? जैसे मैं सर तुमसे डज क्वेश्चन नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ, लेकिन मतलब किसकी तरफ जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हुआ? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? अगर मैं बोलूं कि मतलब सर एक लिमिट माइनस एक्स इन्फिनिटी टेंडिंग टू आएगा 0 कि 1/x। इन्फिनिटी। ओके सर एक ओके, तो बहुत माइनस बढ़िया। इन्फिनिटी एक देखो भाई यहाँ पे हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि अगर मैं तो उनसे क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x क्या होगा, तो जनरली वो बच्चे चिल्लाएंगे कि सर ये प्लस इन्फिनिटी होगा। बट ऐसा नहीं है। जैसा कि अस्मित ने बताया कि सर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों आंसर होगा। क्यों होगा आंसर? अब इसके लिए हमें ग्राफ वगैरह सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो ग्राफ हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ग्राफ ऐसे बनता है y बराबर 1/x का ग्राफ ऐसे बनता है। ध्यान से देखो, ज्यादातर तो ग्राफ पे रिलाई करेंगे। जब भी कोई ऐसा जाना पहचाना फंक्शन अगर दिखाई दे दे तो फटाफट से ग्राफ ड्रॉ कर लो, उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, और उससे आंसर भी बिल्कुल सही आता है। ये ग्राफ होता है 1/x का ग्राफ। अगर नहीं आता तो पता करो, ऐसे पता होना चाहिए। और ये रहा मेरा पॉइंट 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो ग्राफ पे मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे। तो इसकी जो टेंडेंसी है वो किस नंबर की तरफ जाने की है? वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाने की। अच्छा, अगर मैं 0 की तरफ राइट हैंड साइड से आऊंगा तो ग्राफ के इस वाले हिस्से पे चलूंगा, इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की है? ऑफ कोर्स प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो या तो प्लस इंफिनिटी आएगा, वो या फिर माइनस इंफिनिटी आएगा। वो डिपेंड करेगा। अच्छा हाँ, आंसर वैसे हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि फिनाइट वैल्यू नहीं आया। बट मेरा ये भी बताना बहुत जरूरी बात है, कहा आंसर कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी जा रहा है या माइनस इंफिनिटी जा रहा है, क्योंकि इससे हमें आंसर बहुत चेंज कर जाता है। क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा बहुत सारे क्वेश्चंस में तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x जो होगा वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा अगर मैं 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड से जा रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अगर लिखोगे 1/x तो आंसर मेरा कहाँ अप्रोच करेगा? इंफिनिटी की तरफ। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लिखोगे तो 1/x कहाँ की तरफ जाएगा?
तो वो जाएगा माइनस इनफिनिटी की तरफ। सही है, ये फैक्ट हमें याद रखना है। तो बस ये बात हो गई। चलो अब मैं बता रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा। तो एक तो मुझे पहले से पता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हुआ तो उस केस में हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता करने। दूसरा एक और केस है, जैसे मान लो, चलो उस एग्जाम्पल को लेकर दिखा। जैसे मैं तुमसे बोला कि इवेल्युएट इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ 1/x। ठीक है, अब ये फंक्शन। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें तुम ऐसे सोचो कि अ, अभी मैं तुमको बता चुका हूँ कि एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, लिमिट में दोनों चीजें होती है। लिमिट एक्स टेंडिंग, अगर बोथ साइडेड ग्राफ है तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगा, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, और राइट हैंड लिमिट भी होगा, दोनों ही होगा। दोनों को मिला करके लिमिट बनता है हमेशा। अगर अगर हमारा ग्राफ बोथ साइडेड है तो ऑफकोर्स साइन का ग्राफ दोनों साइड पे आता है, ऑरिजिन के इधर भी आता है, राइट में भी आता है और लेफ्ट में भी आता है, इसीलिए बोथ साइडेड है। तो अगर बोथ साइडेड ग्राफ है तो वहां पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को मिला करके लिमिट बनता है। तो यहाँ पर मुझे आइडियली दोनों निकालना पड़ेगा। तो वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट से अगर मान लो एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट जो है 1/x कहा जाएगा माइनस इनफिनिटी की तरफ। और अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस है तो वो आंसर कहा जाएगा, वो प्लस इनफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब साइन का ग्राफ ऐसे बनता है भाई, देखो आप अगर हमें अच्छे से याद होना चाहिए, इसको पता ही होगा। साइन का ग्राफ तो फिजिक्स में खूब यूज करते हैं, एसएचएम वगैरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, बीएससी सर्किट पढ़ोगे करके 12th क्लास में, सब वहां पे आएंगे। तो पता ही होना चाहिए, ऐसा बनता है ग्राफ, इसीलिए ग्राफ ऑफ साइन। तो अब तुम ऐसे सोचो कि वो क्या रहा है यहाँ पे, कि अगर मैं माइनस इंफिनिटी की तरफ आर्ग्यूमेंट को लेकर के जाऊंगा कि 1/x, अगर x जीरो की तरफ जा रहा है तो 1/x कहा जाएगा, या तो माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी। तो मान लिया कि मेरा x जो है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मेरा y कहाँ जा रहा है। तो y तो यहाँ पर क्या हो रहा है, y मेरा है -1 से 1 के बीच क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, फ्लक्चुएट करेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब एक बार माइनस, मतलब -1 से 1 के बीच का सारा मतलब नंबर को लेता रहे बीच बीच। मतलब यहाँ पर मैं क्लियर कट नहीं बता सकता। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊँ तो यहाँ भी -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करता रहेगा हमारा वैल्यू। इसका मतलब कि यहाँ पर मैं क्लियर कट नहीं बता सकता हूँ तुमको कि मेरा वाई जो है, मतलब फंक्शन जो है, वो किस फिनाइट नंबर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर अगर हम नहीं बता पा रहे कि फिनाइट नंबर किस फिनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी, इस केस में भी हमारा आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ। तो ये एक स्पेशल केस हो गया। दिस टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब जहां पर भी तुमको ऐसा दिखाई दे कि मेरा एक्स टेंडिंग टू ए जाने पर मेरा फंक्शन जो है फ्लक्चुएट करने लग गया, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, तो दिस इज द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, ठीक है। अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग फंक्शन बन रहा है, यहाँ पर मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा फंक्शन कहाँ की तरफ जा रहा है, किस फिनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में भी हमारा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया क्या, एम आई राइट। ठीक है, तो ये एक तीसरा केस हुआ जहां पर हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला केस, सॉरी दूसरा केस, पहला केस क्या था, पहला केस था तुम्हारा जब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट किया और दोनों बराबर नहीं। अच्छा हाँ, दूसरा केस ये भी था, सेकंड केस, हाँ तीसरा केस है। सेकंड केस था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो उस केस में हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तीसरा केस फ्लक्चुएटिंग फंक्शन वाला हो गया। और इन्फिनिटी वाला केस कौन सा था, ये वाला केस, जैसे तुमने देखा था कि मान लो मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया और ऐसे बना, तो ये हो गया x इक्वल टू ए, मतलब ए पॉइंट है। तो अब इस बार क्या हो रहा है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा ग्राफ पे तो ऐसे चलना पड़ेगा मेरे को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, और राइट हैंड लिमिट कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इस बार तुम क्या दिख रहा है कि अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट चला गया, दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट चला गया, तो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। और दोनों का दोनों भी चला गया तो क्या कोई बात ही नहीं। और ये वाला केस भी देखो, जब मैं बोल रहा हूँ ये भी कर मान लिया, ऐसा देखो, जैसे एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया और एक ग्राफ में ऐसे बनाया, x इक्वल्स टू ए। इस बार क्या हो रहा है कि लेट्स से ये नंबर है सी। तो अब इस बार क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा ग्राफ पे चलना पड़ेगा, तो ऐसे इसकी टेंडेंसी कहाँ की तरफ है, इन्फिनिटी की तरफ। ये इन्फिनिटी चला गया। राइट हैंड लिमिट को देखो तो वो हमारा ऐसे आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इस बार तो आ गया,
वो कहाँ की तरफ जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है कि राइट हैंड लिमिट तो फिनाइट वैल्यू आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इस बार क्या हो गया, इन्फिनिटी की तरफ चला गया। अब इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक अगर इन्फिनिटी की तरफ चला गया तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारा केसेस है डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करता। तो फाइनली अब तक अभी तक हमने क्या सीखा कि लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या, कि लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए और दोनों का दोनों फिनाइट वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो जाकर के हमारा लिमिट एग्जिस्ट करने लग जाएगा अपने आप। और ये बाकी ये सारा केस तुमको याद रखना है कि कब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको लिमिट का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रही बात की लिमिट को सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, लिमिट को सॉल्व क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये भी हमें डिसाइड करना है। बाकी वैसे अभी तक तो जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि हमने ऐसे करके दिखाया, जैसे हमने दो एग्जांपल लिए, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू और ये लिया था एक एग्जांपल, तो उसमें मैंने करके दिखाया, टेबल बनाया। तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, एक बार राइट हैंड लिमिट निकाला, तो एक्स माइनस एक बार लिया था, एक बार एक्स प्लस लिया था। ठीक है, ऐसे करके लिया था और फिर जाकर सॉल्व किया था क्वेश्चन को। बट आइडियली हम ऐसे करेंगे नहीं जनरली। ठीक है, उसको करने का तरीका हमारा अलग रहेगा। बट सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि सॉल्व कब करना चाहिए, मेरे को सॉल्व कब करना चाहिए लिमिट को, कब हमें जरूरत पड़ती है सॉल्व करने की। तो उसका आंसर मेरे पास ये है। तुम ऐसे सोचो, जैसे सपोज करो कि मान लिया एक होता है, मैं तुमको एक नंबर दे रहा हूँ ए, ठीक है, और एक नंबर है बी, ठीक है, और ये है ए इंटू बी। समझ में आ रहा है। अब मान लिया कि मेरा एक नंबर जो है ए, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है, वो 5 की तरफ जा रहा है और ये नंबर मेरा 4 की तरफ जा रहा है। अब जाने का मतलब है, इसका मतलब है कि 5 है नहीं, इस बात में अंतर है भाई। मेरी बात पे, वर्ड पे ध्यान दो। तो मैं हमेशा ऐसे एरो मार्क बनाऊंगा। एरो मार्क बनाने का मतलब है कि 5 की तरफ जा रहे हैं, 5 है नहीं कभी भी। मतलब नंबर कैसा आएगा, 4.99, 4.999 या फिर 5.01, 5.001, 5.001, ऐसे करके नंबर आएंगे। तो 5 है नहीं, 5 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये 4 है नहीं, 4 की तरफ जा रहे हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ए मेरा 5 की तरफ जा रहा है, बी मेरा 4 की तरफ जा रहा है, तो ए इंटू बी कहाँ जाएगा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑफकोर्स ये 20 की तरफ जाएगा। अगर कोई बिल्कुल मतलब जिसको कुछ अता पता नहीं हो, वो भी बच्चा जो है मेरे को आंसर बता सकता है, या कोई भी तुम जनरल किसी लेमैन से भी पूछोगे तो वो आंसर बता देगा। मैं तो उससे बोलूंगा कि भैया ए 5 की तरफ जा रहा है, बी 4 की तरफ जा रहा है, तो ए इंटू बी कहाँ जाएगा, 20 की तरफ जाएगा। समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए मेरा जा रहा है 0 की तरफ और ये मेरा जा रहा है 5 की तरफ। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ओके। फिर फिर मैंने बोला कि एक नंबर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ और दूसरा नंबर भी जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे उसको टेंशन नहीं है। ऑफकोर्स हमारा रिजल्ट कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो मैं ऐसे सोचो कि ए मेरा जा रहा है 50 लाख करोड़ और बी है 1 लाख करोड़, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ऑफकोर्स वो भी कहाँ की तरफ गया, इन्फिनिटी की तरफ गया। तो इन सारे केसेस से मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे करते 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 अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ए मेरा गया 0 की तरफ और बी मेरा गया इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ पर क्या हो, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से सोचो। चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे केसेस बनाता हूँ। तो जस्ट ये लिखो, हाँ, केस 1, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा ए इंटू बी। करेक्ट है, ध्यान से देखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, अब ए को मुझे 0 की तरफ लेकर के जाना है, तो मैंने नंबर ऐसे लिए, जैसे लिया 3 लिया, फिर लिया 3 इंटू 10 की पावर -1 लिया, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -1 हो गया 0.3। फिर लिया मैंने 3 इंटू 10 की पावर -2 लिया, यानी कि 0.03। 3 इंटू 10 की पावर -3 लिया। आपको दिख रहा है ना ये नंबर कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, ऑफकोर्स 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलो बहुत बेटर। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिया, 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया। ये नंबर तुमको कहाँ जाता हुआ दिखेगा, मतलब काफी ऐसे करते चले जाओगे, टेबल बहुत लार्ज टेबल बनता जाओगे, तो ऑफकोर्स ये नंबर मुझे इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल, 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया,
यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 6 इंटू 10 की पावर -1 हो गया। फिर हो गया 3 3 9, 9 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। फिर हो गया 12 इंटू 10 की पावर -3 हो गया, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये नंबर अगेन तुमको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, जीरो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब केस 2 पे आ जाओ, केस नंबर 2। ये हमारा ए है, ये हमारा बी, और ये हमारा ए इंटू बी। अब मैंने नंबर लिया 3 लिया, 3 की पावर सॉरी 3 इंटू 10 की पावर -1 लिया, फिर 3 इंटू 10 की पावर -2 लिया, फिर 3 इंटू 10 की पावर -3 लिया, एंड सो ऑन। ये नंबर जाता हुआ दिख रहा है तुमको जीरो की तरफ। अब मैंने यहाँ पे नंबर लिया, जैसे मान लो 4 लिया, फिर 4 इंटू 10 की पावर 6 ले लिया, फिर 4 इंटू 10 की पावर 12 ले लिया, फिर 4 इंटू 10 की पावर 18 ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? काफी लार्ज नंबर है। मतलब अब क्या हो रहा है कि ये नंबर तुमको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, ऑफ कोर्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। बहुत लार्ज नंबर है, काफी ज्यादा नंबर है। ये नंबर मेरा जीरो की तरफ जा रहा है, ये नंबर इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एरो मार्क लगाने का मतलब है कि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी तक कभी पहुंचेगा नहीं। जीरो पे लगाने का मतलब है कि जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो तक कभी पहुंचेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर हो गया 12 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा। फिर ये हो गया 10 की पावर 15 हो गया। अब ये नंबर तुमको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, ऑफ कोर्स इंफिनिटी की तरफ। समझ में कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक और केस देखो, केस नंबर 3। अब क्या हुआ कि फिर से दोबारा से देखो कि मान लिया कि ये ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा ए इंटू बी। सही, तो ए मेरा मान लो लेट से 3 है, ये 3 की पावर सॉरी 3 इंटू 10 की पावर -1 है, ये 3 इंटू 10 की पावर -2, ये 3 इंटू 10 की पावर -3, एंड सो ऑन। तो ये नंबर मेरा जाता हुआ दिख रहा है, ऑफ कोर्स जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया मान लो लेट से 4 ले लिया, ये चलो नंबर चेंज कर दिया, 4 ही क्यों नहीं, छोड़ 7 ले लो, 7 ले लिया। ठीक है, फिर ले लिया 7 इंटू 10 ले लिया, फिर 7 इंटू 10 की पावर 2 ले लिया, फिर 7 इंटू 10 की पावर 3 ले लिया। तो ऑफ कोर्स ये नंबर तुमको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, ये तुमको जा रहा है इंफिनिटी की। अब इस बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो 7 इंटू 3 कितना होगा, 21 हो गया। यहाँ पे 21 हो गया, अगेन ये 21 हो गया, ये 21 हो गया। तो यहाँ पर ये किसी नंबर की तरफ जा नहीं रहा, ये तो सीधा यही नंबर पिक कर रहा है। इस बार हमारा आंसर कितना हो गया, ए इंटू बी 21 हो गया। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या हो क्या रहा है। अब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मतलब हमारा यहाँ पे जो कंडीशन आ रहा था, ये वाला कंडीशन देखो, ये कंडीशन जब मेरा एक नंबर जीरो की तरफ जा रहा है, दूसरा नंबर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पे आंसर कुछ भी जा रहा है। मतलब एक नंबर जीरो की तरफ जब भी जा रहा है, मतलब एक केस में वो इंफिनिटी की तरफ जब भी जा रहा है, और एक केस में वो कहीं जा नहीं रहा है, वो सीधा सीधा एक परफेक्टली एक नंबर को ले रहा है। तो यहाँ पर हम डिटरमिन कर ही नहीं पा रहे। यहाँ पर मुझसे कोई बोलेगा कि भैया ए मेरा जीरो की तरफ जा रहा है, बी मेरा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ए इंटू बी कहाँ जाएगा, तो पता ही नहीं है मेरे को क्या होगा। तो दीज फॉर्म्स, मतलब दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म जो हो गया, जीरो अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग जो फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट, जिसको मैं डिटरमिन नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा है कुछ? जिसको मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकता। तो इस केसेस में जहां पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म प्रिवेल कर जाता है, जहां पे फंक्शन का मतलब पता ही नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ की तरफ जाएगा, तो उस केस में हमें कौन हेल्प करता है, लिमिट हेल्प। समझ में आएगा? तो लिमिट सॉल्व करने की जरूरत तुमको कब पड़ेगी, जब तुम्हारा फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए। समझ में आया क्या? हाँ भाई बोलो भाई, ये तुमको कहानी क्लियर हुआ? पहले मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, जो मैंने समझाने का कोशिश किया है, क्या तुमको समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताओ। यस, बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बच्चे भी, कि आपने क्या देखा कि अभी तक हमारा जो है, हाँ बहुत बढ़िया जी, हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसे हमें मतलब तुक्का नहीं मारना, ऐसे रट्टा नहीं लगाना कि किसी ने बता दिया कि मेरे को आकर के कि जीरो जीरो अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, तो हमने मान लिया। भाई क्यों मान लेंगे भाई, क्या कारण क्या है भाई? कुछ तो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा ना, रीजन क्या है, क्यों तुम उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म मान रहे हो। तो उसका कारण ये है भाई, अभी अभी मैंने प्रॉपरली तुमको प्रूफ करके दिखाया कि अभी तक पीछे हमने जितना भी केसेस लिया था, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो
कि यहाँ पर मैं जितना भी केस ले रहा हूँ, यहाँ पर तुम देखते ही आंसर बता सकते हो। जैसे यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, आंसर मुझे पता है पहले से। यहाँ पर भी आंसर पता है मेरे को, यहाँ पर भी आंसर पता है मेरे को, ठीक है। ऐसी और भी बहुत जगहों पर, जैसे मान लो ए है, बी है, ए इंटू बी। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूंगा कि एक नंबर मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एक नंबर मेरा 5 की तरफ जा रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ भी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी मेरा आंसर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तुम ऐसे सोचो कि मेरा एक नंबर है 50 लाख करोड़ है और दूसरा नंबर 5 है, तो 50 लाख करोड़ गुना 5 कितना हो जाएगा, 250 लाख करोड़ हो जाएगा। तो और भी बड़ा नंबर हो गया। ऑफकोर्स ये नंबर भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि बच्चा मेरे को बोलेगा सर यहाँ पे एक नंबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एक नंबर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ए इंटू बी कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एक मान लो माइनस 50 लाख करोड़ की तरफ जा रहा है, एक 50 लाख करोड़ जा रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक बड़ा नंबर होगा। लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। दैट्स माय आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो इन सारे ही केसेस में मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कहाँ पे आएगा, टेंशन आएगा इस जगह पे आएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब जहां पे आंसर हम डिटरमिन डायरेक्टली ना कर पाए, तो वहां पर उन सारे फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो वैसे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बहुत सारे होते हैं, बट हमारे सिलेबस में क्या है कि जो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ना है वो 7 टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म को पढ़ना है। तो यहाँ पर मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। मैंने जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है उसमें ऐसा लिख रहा हूं मैं कि जीरो अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग। अप्रोचिंग लिखा है यहाँ पे। अगर मेरे से कोई बच्चा बोलेगा कि जीरो, अब देखो एक दोनों में अंतर क्या है, जीरो, ठीक है, ध्यान से देखा, इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, क्या होगा आंसर। इस बार मैंने जीरो पे एरो नहीं लगाया, मतलब जीरो की तरफ जा नहीं रहा है कोई नंबर, एक नंबर मेरा एग्जैक्टली जीरो है। अब तुम ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोच सकते हो, जैसे ए है, ये मेरा बी है, तो ये नंबर मेरा 0 0 0 कहीं जा नहीं रहा है, ये 0 0 है, बिल्कुल है, एग्जैक्ट 0। और ये नंबर मेरा मान लो लेट से 5 इंटू 10 की पावर 7 है, फिर ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर 14 हो गया। ये नंबर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 10 की पावर 21 हो गया, एंड सो। तो इस बार अगर कोई बच्चा पूछेगा आंसर क्या होगा सर, तो 0 इंटू एनीथिंग, 0 0 0 0। तो यहाँ पर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों बातों में अंतर समझो। मैं बार बार स्ट्रेस देके बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है, यही तुमको पूरा क्लैरिटी देगा, पूरा लिमिट्स में, और तुम कभी फंसोगे नहीं। बाद में बाकी हम सॉल्व करो तो वो तो सीख ही लेंगे, वो तो बाकी शॉर्टकट भी बताऊंगा, लिमिट को सॉल्व करने का शॉर्टकट भी होता है, वो सब सिखाऊंगा। बट अभी फॉर द टाइमिंग फर्स्ट क्लास में तुम इस पर फोकस करो कि वो क्या है, एक्चुअली इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 0 अगर है, एग्जैक्ट 0 इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, तो आंसर क्या होगा, 0। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म कब बनेगा, जब 0 अप्रोचिंग इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग हो जाए तो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं एक एक करके सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिस्कस करता हूँ। हमारे पास जो सिलेबस में जो तुझे पढ़ाना है वो है, जो हमें पढ़ना है, और वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करते हैं। इनडिटरमिनेट, ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है हमारा 7 टाइप के। एक तो तुमने देख ही लिया, 0 इंटू इंफिनिटी अप्रोच। अब इसको मैंने प्रूफ कर दिया है, बाकी तुम खुद से अपने आप देख सकते हो लॉजिकली। तो दूसरा फॉर्म होगा 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, ये दूसरा फॉर्म हो गया। अब इसमें भी देखो, अब कोई बच्चा मेरे से बोलेगा कि सर इसका क्या मतलब होगा, 0 अप्रोचिंग अपॉन 0, एग्जैक्ट 0 कर दिया है, तो भैया आंसर क्या बोलोगे। तुम लोग बताओ भाई, तुम लोगों में से कोई बच्चा बताएगा कि इसका इसका क्या मतलब होगा, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। हाँ जी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो भाई, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। हाँ भाई, सोने वाले बच्चों प्लीज नींद से जाग जाओ और आंसर बताओ। आंसर किया करो यार, क्लास में पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। सर नहीं है ये। हाँ क्यों नहीं है, तो क्या होना चाहिए तुम्हारे सर हिसाब से, आंसर क्या सर होगा। इन्फिनिटी होगा ये। नहीं, इन्फिनिटी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा हाँ, चलो ये भी बताया तो याद आया मेरे को, अरे आंसर से मुझे याद आ गया। हाँ, जैसे मैं कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1/0, ठीक है, तो मैं ऐसे सोचो 1/0 क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से आंसर। कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है जब लिमिट पढ़ के आते हैं तो बोलते हैं कि इन्फिनिटी होगा आंसर, वो गड़बड़ है।
इन्फिनिटी कब होता है भाई? अभी तुमको बोला कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो मैं तुमसे बोलूं कि एफ ऑफ एक्स मेरा ऐसे लिखा है 1/x, और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ एफ ऑफ जीरो, तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्योंकि मैथ्स में तो 1/0 लिखना ही पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कहाँ पाप है वो? क्यों? क्योंकि मैथ्स में डेनोमिनेटर इज कैन नेवर बी जीरो। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वर्ड क्या यूज करेंगे, अनडिफाइंड। और अगर कोई तुमको ये बोलता है कि 1/0 इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो वो लिमिटिंग केस बोल रहा है तुमसे। तुमसे ये बोल रहा है एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x, तो वो तो हम जानते हैं, तो या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू सेपरेट थिंग और फंक्शनल वैल्यू इज सेपरेट थिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना है दिमाग में। हाँ, तो फाइनली अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूमरेटर मेरा जीरो की तरफ जा रहा है और डेनोमिनेटर मेरा एग्जैक्ट जीरो हो गया। तो मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अनडिफाइंड, क्योंकि आपका डेनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आया? अच्छा, इसी का कॉन्ट्रेरी दूसरा केस, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि 0/0 अप्रोच, क्या होना चाहिए आंसर पे? इस बार आंसर क्या होगा? जीरो। जीरो। हाँ, इस बार जीरो हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है। इस बार हमारा आंसर जीरो होगा, इसमें टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इस बार न्यूमरेटर जीरो है, बाकी ये जीरो नहीं है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जीरो नहीं है, ये जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो कभी होगा नहीं वो। तो अगर मैं किसी जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, हाँ, नीचे वाला नंबर बस जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जीरो होगा। तो ये सारा डिटर मतलब यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ, यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, यहाँ पर जीरो होगा आंसर। बट ये वाला केस में दिक्कत है, जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग। क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये बोलेगा कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जैसे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया मेरे हिसाब से आंसर जीरो की तरफ जाना चाहिए, ये बोलेगा कि मेरे हिसाब से आंसर मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। बस वहीं पे दोनों में लड़ाई होगी। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो समझ जाना कि वहां पे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए। उसी लॉजिक को यूज करते हुए तुम खुद से दिमाग लगा सकते हो। बाकी तो टेबल मैंने बनाना सिखाई दिया तुम लोगों को, तो वहां से भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बोलेगा कि भैया मेरे हिसाब से आंसर जीरो की तरफ जाना चाहिए, और ये नीचे वाला आंसर क्या बोलेगा कि या तो आंसर मेरा प्लस इन्फिनिटी चले जाओ या माइनस इन्फिनिटी चले जाओ। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ना। न्यूमरेटर अपने हिसाब से आंसर को लेकर जाएगा और डेनोमिनेटर अपने हिसाब से आंसर को लेकर जाएगा, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो समझ जाओ कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बट हो गया खत्म। बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से देख रहे। तो दूसरा फॉर्म हमारा ये हो गया। तीसरा फॉर्म हमारा होगा ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यहाँ भी वही सेम लॉजिक, सेम कहानी। अपने आप सोच करके देखो क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। फिर चौथा फॉर्म है जीरो अप्रोचिंग। जीरो अप्रोचिंग, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि जीरो और जीरो, ये क्या होगा बताओ? वहां पे ध्यान से देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म में मैंने जीरो अप्रोचिंग, तुम्हारे हिसाब से आंसर? हाँ जी बोलो भाई, सोचो दिमाग पे जोर डालो। इस बार आंसर क्या होगा? हाँ जी बता दो भाई, कौन सा बच्चा बताना चाहे? आई वेटिंग, वेटिंग एंड वेटिंग। बोलो भाई। हाँ जी, देखो, चलो मैं बताया, दिस इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है। अब तुम लोग ऐसे कैसे हो गए? अनडिफाइंड इसलिए होगा, ऐसा मैथ्स में ऐसा लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफाइन क्या किया था याद करो, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, और a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव -1। यहाँ पर जो बेस होना चाहिए, बेस वो रियल पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेस रियल पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड थोड़े ना होगा, जीरो से आगे आगे जाएगा। तो यहाँ पर तो बेस अगर जीरो हो गया, बेस तो एग्जैक्ट जीरो हो गया, इसका मतलब ये आंसर क्या बोलोगे? अनडिफाइंड। तो दिस इज अनडिफाइंड। समझ में आया क्या? चीजों को समझो।
जो कैलकुलस की बात चल रही है वो हमारे लिए बहुत काम का चीज है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, जीरो अप्रोचिंग की पावर जीरो अप्रोचिंग अगर होगा तो जाकर के हम क्या बोलेंगे उसको, तो हम बोल सकते हैं कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन एग्जैक्ट जीरो की पावर में एग्जैक्ट जीरो डाल दोगे तो फिर क्या, वो तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो तो मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो लिखना ही गलत है मैथ्स में, वैसा लिख ही नहीं सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगला पॉइंट होगा इंफिनिटी अप्रोचिंग और की पावर जीरो अप्रोच। ये पांचवा हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, एक डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, बता दो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, नहीं कुछ बोल रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। छठा छठा है हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म कि इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, तो इसमें इसमें मुझे टेंशन लेने की जरूरत है इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये अपने हिसाब से आंसर कहाँ लेके जाएगा, इंफिनिटी की तरफ, ये कहाँ लेके जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, मतलब ये बात ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर मान लो ये होता, सपोज करो कि ऐसे लिख दो, इंफिनिटी अप्रोचिंग प्लस इंफिनिटी अप्रोचिंग, क्या होगा आंसर भाई? इस बार क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी बताओ भाई। एक नंबर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा नंबर भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और दोनों को ऐड कर दिया, क्या होना चाहिए आंसर? इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ऐसे सोचो ना यार कि एक नंबर जा रहा है 50 लाख करोड़ और एक नंबर जा रहा है 1 लाख करोड़, दोनों को ऐड किया तो वन कितना हो जाएगा, 150 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ऑफकोर्स वो नंबर कहाँ की तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बार बार स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है बेटा। ये कहाँ की तरफ जाएगा, यहाँ पर मैं देखते ही आंसर बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे देखते ही आंसर नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है, सातवां फॉर्म, वन अप्रोचिंग। यहां भी ध्यान से देखो, वन अप्रोचिंग विद पावर इंफिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, तो अब वैसे तो अभी तुमको वैसे लग रहा होगा कि सर ये कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, तो आगे चल के मैं इसको प्रूफ करूंगा। तुम तो अभी अभी छोड़ दो इस बात को कि क्यों हो रहा है ऐसा, उसको तो प्रॉपर इसका प्रूफ है। तो तुम जब पूरा लिमिट वगैरह एक्सपोनेंशियल वगैरह सब कुछ सिखा दूंगा, लॉगरिथम सब सिखा दूंगा, तो जाके इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। बट हाँ, यहाँ पर मुझे एक और पॉइंट डिस्कस करना है, वो ये डिस्कस करना है कि मान लो कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि वन एग्जैक्ट वन ले लिया और इनफिनिटी अप्रोचिंग ले लिया, क्या होना चाहिए आंसर? वन। हाँ, इस बार कोई दिक्कत नहीं है, इस बार आंसर क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, समझ में आ रहेगा? ओके, यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म आप लोग याद कर लो अच्छे से कि जीरो इंटू इंफिनिटी, जीरो बाई जीरो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, जीरो की पावर जीरो, इंफिनिटी की पावर जीरो। अच्छा, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी जो होगा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म अगेन, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी जो है वो अगेन इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें बेस भी तुमको कहा नंबर, जैसे 1 लाख करोड़ के पावर 50 लाख करोड़ रखती है, तो ऑफकोर्स नंबर और भी बहुत बड़ा नंबर होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नंबर कहाँ की तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। आ रहे समझ? ठीक है भाई। और ये 7 फॉर्म हो गए। अच्छा, कुछ कुछ बातें और याद रखने से, मान लो सी कांस्टेंट कोई नंबर है तो सी इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, तो अगर दिस विल बिकम प्लस इंफिनिटी, एक तो पॉइंट लिख के क्लास को रेफर करते हैं। अगर मेरा सी पॉजिटिव है तो ठीक है, दिस विल अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। अगर मेरा सी लेस देन जीरो है तो, एंड दिस विल बिकम जीरो, जीरो हो जाएगा ना, जैसे सी एग्जैक्टली जीरो बन गया, कांस्टेंट अगर एग्जैक्टली जीरो बन गया, पढ़ के आया ना कि जीरो इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा ऑफ कोर्स। तो अगर मेरा सी जीरो के बराबर है तो ये फैक्ट याद रखना। और दूसरा ये क्या याद रखना कि मान लो सी के पावर में इंफिनिटी है, सी के पावर में इंफिनिटी है, तो दिस विल अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अगर मेरा सी जो है वो ग्रेटर देन वन हो एंड दिस विल बिकम जीरो अगर मेरा सी जो है वो जीरो और वन के बीच में है। जैसे कोई मेरे से पूछा है कि वन बाई टू की पावर इंफिनिटी क्या होगा,
ऑफ कोर्स ये आंसर कितना होना चाहिए, 0 की तरफ जाएगा या 0 की तरफ जाएगा, सही है। ओके चलो बहुत बढ़िया। और सी अगर एग्जैक्टली 1 हो गया तो ये 1 की तरफ जाएगा, अगर मेरा सी एग्जैक्टली 1 के बराबर हो गया अप्रोच नहीं करेगा तो ये वाला केस में फैक्ट दिया होता है। वैसे तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे सेपरेटली लिख, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन सारे चीजों को याद करना, मतलब रिवाइज करना है, और पहले सारा जो बेसिक वाला पार्ट है वो कवर करवा दिया मैंने। तो आपको ये सारा पॉइंट अपने दिमाग में फिट करके रखना है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, फंक्शन वैल्यू क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं, लिमिट को सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि जहां जहां इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा वहां वहां मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वगैरह पढ़ेंगे और बाकी फिर मेथड पढ़ना सीखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपने शेयर कर देता हूँ, ओके, थैंक यू।